हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एफआईएस के बारे में, थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे एफआईएस को लेके। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एफआईएस के डेटा को लेके देखते हैं। पिछले कुछ महीनों पे आप देख रहे होंगे कि मार्केट में काफी उतार चढ़ाव आया, मार्केट काफी गिरा हुआ दिखा, उठता हुआ नहीं दिख रहा था मार्केट। तो इसमें से एक रीजन ये भी था कि एफआईएस की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, सेलिंग सिर्फ हो रही थी। मगर मिड मार्च में अगर देखा जाए, यहाँ पर मिड मार्च में अगर देखा जाए तो वहां पर एफआईएस की इन्वेस्टमेंट अचानक से होने लगी थी, जिसकी वजह से मार्केट उठने लगा था। ये एक रीजन था जिसकी वजह से, वन ऑफ द रीजन कह सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट उठ रहा था। आप देख सकते हो 28 मार्च को यहाँ पर एफआईएस में नेट सेल, हमने नेट परचेस सेल्स को देखा है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, सेलिंग हुई है। लेकिन 27 मार्च को आप देखोगे तो यहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट एफआईएस ने की। 26 मार्च को भी देखोगे, 25 को और 24 को भी, और यहाँ पर मार्केट उठता हुआ दिखा। तो एफआईएस ने मिड मार्च में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वजह से मार्केट उठता हुआ दिखा था। तो कह सकते हैं कि एफआईएस का बहुत बड़ा रोल प्ले किया, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले हुआ है मार्केट को एक तरह से एक कहते हैं अच्छे मोमेंटम में लाने का। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में सिर्फ क्या क्या जरूरी है। इंडिया ही क्या, मतलब हम देख सकते हैं कि जब एफआईएस इन्वेस्ट करते हैं किसी कंट्री में, इंडिया को नहीं लेते हम, किसी भी कंट्री में अगर एफआईएस इन्वेस्ट करती है तो क्या क्या चीजें वो देखती है, उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसके पास कई ऑप्शंस होगी कि उसको किस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कुछ कंट्रीज होती हैं जिनकी काफी पॉलिसीज अच्छी होती हैं, इजी कन्वीनियंट रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी होती हैं, तो उस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। एफआईएस को ज्यादातर कोशिश करेंगे कि उन कंट्रीज में इन्वेस्ट करें। यहां पर आप देख सकते हो, सॉरी फॉर दिस। फिर उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो कि हाउ मच टैक्स वी नीड टू पे। अब क्या होता है कि हर कंट्री के टैक्स के जो रूल होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। किसी के टैक्स रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेट होते हैं, किसी के टैक्स रूल बहुत ज्यादा होते हैं, टैक्स बहुत ज्यादा होता है। तो किसी कंट्री का टैक्स कैसा है, कि उनको जो वो प्रॉफिट कमाएंगे उस पर कितना टैक्स लगने वाला है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसमें जब एफआईएस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो देखते हैं। इंडियन मार्केट वैल्यूएशन, हमारे मार्केट की वैल्यूएशन कैसी है, हमारा मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, क्या वैल्यूएशन है, कितनी इंपॉर्टेंस है ऑल ओवर ग्लोबल लेवल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी एफआईएस इन्वेस्टमेंट करता है। अगर हम इंटरनल इंडियन इकोनॉमी फैक्टर्स की बात करें तो इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जैसे इंडिया की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, आने वाले टाइम में कितनी अपॉर्चुनिटीज वो एफआईएस के लिए क्रिएट करेगी और कितना ज्यादा वो डेवलप करेगी, कितना बढ़ेगी, और अभी कितना ज्यादा स्ट्रांग वो है, ये सब फैक्टर्स एफआईएस जरूर देखेंगे जब भी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर्स होता है। तो ये ओवरऑल 4 फैक्टर्स है जो एफआईएस इन्वेस्ट करते हैं, तो इन फैक्टर्स को ये देखते हैं। अब हम देखते हैं चाइना का ओवरऑल 5 साल का मार्केट। 5 साल का मार्केट कैसा है, चाइना का कैसा रहा है 5 साल का मार्केट। देखा जाए, यहां पर आप ग्राफ पे देख रहे हो कि काफी अंडर परफॉर्मिंग रहा है चाइना का मार्केट। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर चाइना के मार्केट में नहीं रही है पिछले 5 सालों में। आप देख सकते हो यहां पर हम 2021 से लेके 2025 तक का डेटा यहां पर हम लाए हैं। तो आप देख रहे होगे कि यहां पर काफी ज्यादा ये अंडर परफॉर्मिंग गया है। हमने इसको निफ्टी के साथ इसलिए कंपेयर नहीं किया है क्योंकि निफ्टी जो हमारी है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है। मतलब इस मार्केट से कंपैरिजन हम चाइना के मार्केट से कर ही नहीं सकते, वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है इंडिया की मार्केट। लेकिन यहां पर एक देखने वाली बात यह है कि 2025 में यहां पर चाइना के मार्केट ने थोड़ा सा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से जो एफआईएस है उन्होंने यहां पर इन्वेस्टमेंट करना अच्छा समझा है। यहां पर एफआईएस को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है चाइना में। 2025 में आप देख सकते हो यहां पर उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया पे एफआईएस का जो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है उस पर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है, जो आप मार्केट पे देख रहे होगे। यहां पर यहां पर चाइना का मार्केट एक अपना स्पेस कह सकते हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस 2025 में दिया है, जो एफआईएस इधर की तरफ अपना रुख बदले और कह सकते हैं बुढ़े और इधर इन्वेस्टमेंट करने लगे। मैंने आपको एक रीजन भी यहां पर समझाया था कि व्हाट अदर कंट्री ऑप्शन वी हैव।
तो वही कहते हैं कि एफआईएस हमेशा देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री, अदर कंट्री है जिसपे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है चाइना, कि यहां पर उन्होंने चाइना में एक अच्छा इंपॉर्टेंट देखा कि यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उन्होंने इंडिया में थोड़ा बैकफुट पे लिया और यहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा अपॉर्चुनिटी वाला उन्हें लगा। अब हम बात करते हैं टैक्स स्ट्रक्चर की। टैक्स स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी एफआईएस इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो टैक्स जरूर देखते हैं किस कंट्री के कितना टैक्स लग रहा है उनकी प्रॉफिट पे, तो उस पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को हम इंडियन मार्केट के टैक्स स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। जब भी एफआईएस इन्वेस्ट करते हैं या हम इन्वेस्ट करते हैं एक साल से ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर रखा जाए तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसपे 12.5% का टैक्स लगता है। सपोज आपने अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो अगर 12.5 का अगर टैक्स लग रहा है तो आप समझ जाओ कि इसमें आपका ओवरऑल 12,500 का टैक्स यहां पर आपको देना पड़ेगा। अब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात करते हैं। यहां पर जब भी आप 1 साल से कम की इन्वेस्टमेंट करते हो, जब भी आप 1 साल से कम की इन्वेस्टमेंट करोगे, तब यहां पर यह होगा कि आपको उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब यहां पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, यानी लॉन्ग टर्म से भी ज्यादा टैक्स आपको शॉर्ट टर्म में देना पड़ेगा। अगर सपोज आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो आपको यहां पर 20% का अगर टैक्स लग रहा है तो यानी 20,000 रुपए देना पड़ेगा। मतलब कह सकते 1 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं, सॉरी 1 लाख का अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो यहां पर आप 20,000 का टैक्स यहां पर दोगे। सेम ऊपर भी था, मैंने शायद इन्वेस्टमेंट बोल दिया था कि अगर आप 1 लाख का प्रॉफिट गेन करते हो तो 12,500 का आपको टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। अब हम एसटीटी की बात करते हैं। एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स एक तरह से छुपा हुआ टैक्स कह सकते हैं, एक छुपा हुआ टैक्स है, छुपा हुआ चार्ज है जो कि बेसिकली डेरिवेटिव्स और स्टॉक्स पे लगाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे इक्विटी डिलीवरेबल ट्रेड्स पे ये 0.1 ऑन बोथ बाय एंड सेल्स पे लगाते हैं। फ्यूचर ट्रांजेक्शंस, ऑप्शन ट्रांजेक्शंस पे ये 0.625% का सेल साइड्स पे लगाते हैं। अभी एक रीसेंट इसमें चेंज आया है, अप्रैल 1 से 2023 से चेंज आया कि एसटीटी में जब भी आप फ्यूचर और ऑप्शंस में जब भी एफआईएस अगर ट्रेड करते हैं तो उसमें वो 25% बढ़ गया है, 25% ज्यादा उस पर टैक्स इनको देना पड़ेगा एफआईएस को। अगर हम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम जब आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स लेते हैं, जब एफआईएस डिविडेंड वाले स्टॉक्स को खरीदते हैं तब वहां पर जो टैक्स लगता है उसको डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो यहां पर बेसिकली 20% का टैक्स लगाया जाता है। यानी कि अगर डिविडेंड वाले पे अगर मान लीजिए कि डिविडेंड कम मिला, एफआईएस को डिविडेंड कम मिल रहा है और उस पर 20% टैक्स मिल गया तो उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं आने वाला। और ये बेसिकली पहले क्या होता था कि कॉर्पोरेट्स पे करती थी इस टैक्स को, मगर अब क्या हो गया है कि अब क्या इन्वेस्टर्स को पे करना पड़ रहा है ये 20% का टैक्स। तो ये थोड़े एक चेंजेस आए हैं। तो ये ओवरऑल टैक्स स्ट्रक्चर है इंडियन मार्केट का, जो एफआईएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एफआईएस जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम यहां पर इस ग्राफ को देखते हैं, निफ्टी 50 भी कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी इन्वेस्टमेंट होती है। जब एफआईएस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो देखते हैं कि निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या है निफ्टी 50 कितना स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है, ओवर वैल्यूड है, बहुत सारी चीजें देखते हैं वो, उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहां पर हम निफ्टी 50 को समझते हैं। अभी का जो निफ्टी 50 है वो मॉडरेट है, 21.5 है, यहां पर अभी का 21.4 है, कहते हैं सॉरी 21.4 है, जो कि मॉडरेट में है। कह सकते हैं मॉडरेट यानी ना अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है, ये मॉडरेट पे है। अब लॉन्ग टर्म एवरेज की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म एवरेज मतलब कि हिस्टोरिकल, जो 20 साल का हिस्टोरिकल अगर हम डेटा देखें निफ्टी 50 का तो वो 20 से 21% तक गया है, 20 से 21% तक ये गया हुआ है लॉन्ग टर्म में। तो अगर हम अभी का देखें तो 21.4 है, और अगर हम हिस्ट्री 20 साल का देखें तो 20 से 21 है। तो कह सकते हैं कि अपना यहां पे मॉडरेट में चल रहा है। हाई वैल्यूएशन जोन की बात करें यानी कि ओवर वैल्यू, यहां पर 24 से अगर 25 जाता है
जैसे यहां पर आप देख सकते हो ये 24 से अगर 25 जाता है तो ये ओवर वैल्यूड हो जाता है। अब यहां पर ओवर वैल्यूड में क्या होता है कि लोग यहाँ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है यहां इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि यहां से प्रॉफिट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओवर वैल्यूएशन में प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ओवर वैल्यूएशन टाइम में थोड़ा सा अपने आप को पीछे रखते हैं। ये 24 से 25 तक का जो रेंज होता है ये निफ्टी 50 का ये ओवर वैल्यूएशन होता है। अब लो वैल्यूएशन जोन की बात करें तो ये होता है बिलो 18। अगर वो 18 से नीचे चला जाए तो ये अंडर वैल्यूएशन में आ जाता है। अब अंडर वैल्यूएशन में क्या होता है, यहां पर जो एफआईएस भी इन्वेस्टमेंट करना बड़ा पसंद करते हैं और जो इन्वेस्टर्स है लॉन्ग टर्म के वो भी बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहां पर जो अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग की वो बड़ी अच्छी होती है। ये अंडर वैल्यूएशन होता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी होती है, और जो एफआईएस होते हैं वो बड़ा मतलब यहां पर बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखते हैं। यहां पर बायर्स बड़े एफआईएस के आ जाते हैं इस अंडर वैल्यूएशन में। तो ये ओवरऑल निफ्टी का यहाँ पर निफ्टी 50 था कि हमने आपको बताया कि निफ्टी 50 ओवर वैल्यूएशन पे क्या होता है, अंडर वैल्यूएशन पे क्या होता है, मॉडरेट इस समय हमारा चल रहा है। अब हम बात करते हैं यहां पर अप्रैल मंथ की। क्या है कि अब 2 दिन में अप्रैल मंथ आने वाला है परसों से, और अप्रैल मंथ में काफी चेंजेस होंगे, काफी ज्यादा अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं, चेंजेस होने वाले हैं। तो उसके कुछ हम पॉजिटिव पॉइंट्स जान लेते हैं, देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी जानते हैं और न्यूट्रल पॉइंट्स क्या रहेंगे उसको प्रॉपर डिटेल में समझते हैं। ऐसा माना गया है, हिस्ट्री है ऐसी कि अप्रैल मंथ स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा अच्छा माना गया है। अप्रैल मंथ में हमेशा से मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। ये पुराने कई सालों के डेटा ऐसा बोलते हैं कि अप्रैल मंथ बड़ा अच्छा रहा है। यहां पर बायर्स बहुत आते हैं, बहुत अच्छा मार्केट, मोमेंटम मार्केट में बड़ा स्ट्रांग रहता है। तो अप्रैल मंथ को बहुत अच्छा मानेगा। तो इस बार का भी लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं, एनालिस्ट यही अंदाजा लगा रहे हैं कि इस बार का भी मार्केट अच्छा होगा। आरबीआई ने रेट कट का कंफर्म कर दिया है कि अप्रैल में रेट कट होगा। अब रेट कट की वजह से क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत बढ़ेगी। अब लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से मार्केट में मोमेंटम आएगा। मोमेंटम यानी कि मार्केट में काफी ज्यादा बाइंग आएगी, फ्लो ऑफ मनी होगा, इनफ्लो होगा, एफआईएस का आना होगा मार्केट में, और यहां पर इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होगी, मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, मार्केट थोड़ा अच्छा स्ट्रांग बनेगा। ये आरबीआई के रेट कट की वजह से, जो कि अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अब सेलिंग की बात करें तो कई महीनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट पे सेलिंग का प्रेशर बहुत बना हुआ है, बहुत लॉन्ग टाइम से सेलिंग का प्रेशर बना है। अब अप्रैल से ऐसा कहा जा रहा है कि बाइंग का प्रेशर अब मार्केट पे बनेगा, यानी कि बाइंग अब होगी, इनफ्लो ऑफ क्या कहते हैं कि एफआईएस का आना होगा, अच्छा होगा। अब मार्केट थोड़ा सा चढ़ने की उम्मीद दिखेगी यहां पर। अब सेलिंग का प्रेशर थोड़ा जाएगा, ऐसा कहा गया। ये तो ओवरऑल हमारे अप्रैल के पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। अब हम नेगेटिव को डिस्कस करते हैं, आखिर में नेगेटिव क्या रहेगा। नेगेटिव्स में देखा जाए तो रूपी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा रूपी अगर कमजोर रहा, आईएनआर अगर ये कमजोर रहता है तो यहां पर एफआईआर हटते हुए हमें दिखेंगे। यहां पर फिर एफआईआर यहां से अपना कहते हैं मार्केट से पैसा निकालना जरूरी समझेंगे, क्योंकि रूपी का क्या है कि इसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और अगर ये इस मंथ में नहीं स्ट्रांग रहा तो फिर यहां पर वीकन होता दिखा अगर रूपी, तो फिर यहां पर दिक्कत आ जाएगी, एफआईआर यहां पर फिर निकलेंगे। आईटी स्टॉक्स की बात करें तो आईटी स्टॉक्स हम पिछले कुछ मंथ में देख रहे थे कि आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। कई दिनों पे हमने देखा कि मार्केट अगर चढ़ा भी तो आईटी स्टॉक्स गिर रहे थे, लेकिन कई दिनों पे अच्छे भी परफॉर्म किए थे। बट आईटी स्टॉक्स थोड़े से डामाडोल पे चल रहे हैं। तो यहां पर आईटी स्टॉक्स थोड़े से प्रेजिलेंस में हैं, और अब आईटी स्टॉक्स पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक बार जरूर एनालिसिस दोबारा कर लेना, रिसर्च कर लेना, क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि ट्रम्प जी का काफी ज्यादा अनाउंसमेंट भी आ रहा है। अभी उन्होंने अनाउंस किया था कि 2 तारीख को वो क्या कहते हैं अनाउंसमेंट करेंगे, टैरिफ लगाएंगे, कितना टैरिफ लगाएंगे ओवरऑल कंफर्म करेंगे। मगर उन्होंने उससे पहले ही कह दिया कि ऑटो पे वो टैरिफ लगाएंगे, और वो भी अचानक से उन्होंने ये चीज बोली। अब उन्होंने बोला है कि 2 तारीख को और 8, उन्होंने 2 डेट दी है कि टैरिफ लगाएंगे। अब हमें नहीं पता कि वो 2 से, क्या पता वो कल ही लगा दे, हो सकता है कि वो 2 और 8 को भी ना लगाएं। तो काफी ज्यादा ट्रम्प के जो अनाउंसमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग नहीं है
कि वो जो बोल रहे हैं उसको कुछ दिन पहले कर दे रहे हैं या बाद में कर दे रहे हैं, तो इससे ना कई सेक्टर्स पे प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि फार्मा पे, आईटी पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा, फार्मा पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप फार्मा या आईटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप एक बार जरूर उन स्टॉक्स को जरूर देखना, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ लगने वाले हैं और इससे इंपैक्ट तो जरूर से पड़ेगा। ये तो नेगेटिव्स की बात हमने कर ली, अब न्यूट्रल पे आते हैं। अप्रैल मंथ में हमारा Q4 का रिजल्ट आएगा। अब Q4 रिजल्ट को देखने वाली बात ये होगी कि ये कितना अच्छा आता है या बुरा आता है। अगर ये रिजल्ट अच्छा आएगा तो डेफिनेटली एफआईएस का दिखेगा, यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हुए एफआईएस दिखेंगे, लेकिन अगर ये अच्छा नहीं आता है तो फिर यहां पर थोड़ा सा एफआईएस यहां से निकलते हुए आपको दिखेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्वार्टर रिजल्ट्स कैसा होगा, ये अप्रैल में आएगा और फिर हम उसको देखेंगे। तो ये ओवरऑल एफआईएस को लेके डिटेल एनालिसिस थी जो हमने आपके साथ शेयर की। अब आप बताओ कि एफआईएस कैसा, क्या रहेगा एफआईएस का अप्रैल मंथ में, उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी स्ट्रांग रहेगी, क्या आंकड़ा रहेगा, ये सब आप हमें डिटेल में बताओ। तब तक के लिए थैंक यू।